हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्राजिता और आपका ई विद्यार्थी .in में बहुत बहुत स्वागत है भाई। भाई मनोकामना हमेशा ये रहती है आप बिल्कुल स्वस्थ रहो, टनाटन रहो, ठीक है, और सबको स्वस्थ रहना ही रहना है। तो भाई हम पार्ट 3 कर रहे थे आपकी इतिहास की किताब से, वो था दिल्ली के सुल्तान। इससे पिछले वाला हमने एक छोटा सा विषय करा है, परिचय। आप इस पार्ट का परिचय जरूर देखिएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसी से तो भाई थोड़ा सा इच्छा आती है कि भाई पार्ट कैसा है, क्योंकि वहीं पे समझ आता है कि पार्ट किस चीज पर आधारित है। तो जाकर जरूर देख लेना। तो भाई हमारे पास हमारा विषय आ गया है दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे। तो भाई परिचय में हमने दिल्ली के बारे में पढ़ा था कि दिल्ली कितनी बार उजड़ी है, कितनी बार बनी है। उसका जिक्र पार्ट 2 में नहीं था लेकिन इस पार्ट में है, और उसको कौन चलाता है, उसके शासक कैसे थे और कौन कौन थे। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। तो भाई फारसी का उपयोग दिल्ली सुल्तान के अधीन एक भाषा के रूप में किया जाता था, और हम कई इतिहासकार ऐतिहासिक शिलालेखा, सिक्के, वास्तुकला देख सकते हैं। क्या होता है ना, ये हमें तो पता ही है कि इतिहासकारों के अगर इतिहासकार ही नहीं होते तो हमारा इतिहास भी नहीं बन पाता। उन लोगों ने इतने सारे दस्तावेज, सिक्के और हर चीज को अच्छे से जांच परख कर हमारा इतिहास बनाया है। जो आज हम इतिहास की किताबें भी पढ़ रहे हैं ना, वो भी उसी के स्रोत से आया है। ठीक है, तो भाई समझ लीजिए गंगा नदी बह रही, गंगा नदी बहुत उपजाऊ है, उसी से खेती होती है और उसी से हमारा अनाज उगता है। तो भाई स्रोत क्या था, गंगा नदी थी ना। गंगा नदी का पानी नहीं होता तो खेती भी नहीं होती। तो उसी तरीके से इतिहास नहीं बनता अगर इतिहासकार नहीं होते। ठीक है, हम ये हमेशा सोचते हैं कि इतिहासकारों के लिए, इतिहास को जानने के लिए सिर्फ सिक्के, शिलालेखा और वास्तुकला जैसी चीजों से उनका इतिहास वो समझ जाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। और भी ऐसी चीजें हैं जिनको बहुत ही ज्यादा आप महत्वपूर्णता मिलती है। बस ये है कि हम उनके बारे में जानते नहीं हैं और हमें दूर दूर तक उनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। अब यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इतिहासकार शिलालेखा आप जानते हैं ना, पत्थरों पे करी गई कारीगरी, वो लिखी विखी जाती। पहले तो पेपर नहीं चलते थे भाई, तो भाई कागज नहीं होता तो पत्थरों पे ही लिखना पड़ता था। तो शिलालेखा उनको कहते हैं। और सिक्कों को देखकर और वास्तुकला को देखकर, थोड़े बहुत वस्तुओं को देखकर, साथ ही साथ एक और चीज यहाँ पे नहीं डाली है, वो है निर्माण, भवन निर्माण, यानी कि अंग्रेजी में बोलूं तो आर्किटेक्चर बोला जाएगा। जो पहले के वक्त पे राजा और बड़े बड़े शासकों द्वारा भवन बनाए जाते थे जिसमें वो जाके रहते थे, तोम बनाए जाते थे, जैसे हमारा ताजमहल है, मजार है। तो ये सब चीजों को ही भवन निर्माण बोलते हैं। इसी से ही इतिहासकार जानकारी लेते थे। लेकिन ऐसी भी बहुत चीजें हैं जिनसे जानकारी लेते थे और हमें उनके बारे में नहीं पता। वो है तारीख और तवारीख। ये भी हम समझते हैं दोस्तों। तारीख क्या होता है, एक वचन। तवारीख क्या होता है, बहुवचन। ये एक वचन बहुवचन क्या है, इसका मतलब ये है सिंगुलर प्लूरल, अगर अंग्रेजी में बोलूं तो तारीख का मतलब, जैसे हमारे यहाँ पे प्रशस्ति थी ना, पार्ट 2 के अंदर हमने पढ़ा था प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होती है दोस्तों, ब्राह्मणों द्वारा संस्कृत में लिखी हुई एक दस्तावेज होता है जिसके अंदर राजा और उसके राज्य के बारे में लिखा होता है, उसके बारे में उसमें जानकारी होती है, जिससे आगे की पीढ़ियां याद रख पाए या फिर आगे की पीढ़ियां समझ पाए कि पहले के वक्त पे राजा कैसे रहता था, क्या था, राजा बुरा था या अच्छा था। तो वो ब्राह्मण लिखा करते थे। ठीक है, वैसे ही इनके इस्लाम में, फिर आप कह सकते हैं तुर्कों में जितने भी शासक है, वो ये तारीख और तवारीख का इस्तेमाल करते थे। ये भी एक तरीके की दस्तावेज ही होते थे, इनमें लिखावड़ी होती थी। किस चीज के बारे में वो भी जानते हैं। एक वचन है तो मतलब एक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है। वो एक व्यक्ति कौन होता था, राजा होता था, यानी कि शासक होता था। ठीक है, या फिर आप उसको नाम दे तो सुल्तान होता था। सुल्तान के बारे में इस तारीख के अंदर लिखा रहता था, और तवारीख के अंदर सुल्तान की बीवी, सुल्तान का बच्चा, सुल्तान के राज्य के लोग, सुल्तान का व्यापार, सुल्तान का शासन, बहुत सारी चीजें आ गई ना। मतलब बहुवचन, मतलब बहुत सारी चीजों के बारे में तवारीख में लिखा होता था। तारीख में एक वचन यानी कि एक व्यक्ति के ऊपर ही लिखा जाता था, और तवारीख में उस व्यक्ति से जुड़ी सारी चीजें लिख दी जाती थी। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझा दिया, क्योंकि 1-2 नंबर में पक्का आ जाता है ये परीक्षा के अंदर। ठीक है, फारसी में लिखा जाता था ये चीज। ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ पे संस्कृत भाषा का उपयोग होता था, हमारे जितने भी दस्तावेज देख लीजिए, महाभारत, ग्रंथावली या उपनिषद है, सब संस्कृत में लिखी गई है। वैसे ही इस्लाम में या फिर तुर्क में फारसी का उपयोग होता है। फारसी को अंग्रेजी में पर्शियन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
तवारीख के लेखक विद्वान पुरुष, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी थे। वे शासकों को सलाह देते थे। अब जैसे फिर से एक बार मेलन बिठाए तो प्रशस्ति के लेखक कौन होते थे? हमारे ब्राह्मण होते थे, क्योंकि उनको वेद और ज्ञान का बहुत बड़ा उनके पास भंडार था। वो संस्कृत के ज्ञाता माने जाते थे। तो वैसे ही तवारीख और तारीख के जो लेखक होते थे वो भी बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं, पढ़े लिखे होते थे। तो वो कौन होते थे? विद्वान पुरुष होते थे, यानी कि कुछ ऐसे पुरुष जिनका बहुत नाम है, बहुत ज्यादा नामचीन व्यक्ति है। या सचिव प्रशासक, यानी कि जो प्रशासक प्रणाली में रहता है, उसका कामकाज वहां है। प्रशासक आप जानते हैं प्रशासन क्या होता है, अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। प्रशासक वो होता है जो राज्य का कार्यकाल संभालता है, सब कुछ, क्या कितना पैसा वहां जा रहा है, कितना खाना वाना कितना आ रहा है, एक कामकाज जो होता है ना, देखभाल करना। भाई इतना बड़ा राजा का राज्य है तो उस चीजों में तो बहुत सारे कामकाज होते होंगे कि अरे वहां पे दौरे पे जाना है, वहां पे ये करना है, वो करना है, तो वो सब चीजें प्रशासक संभालता है। तो प्रशासक को भी काफी अच्छा खासा भाई उसके पास एक हो जाता है, एक सीख मिलती है उसको। वो भी बहुत सलाहकार होता है, बहुत पढ़ा लिखा भी होता है, ठीक है, तभी तो उसको भाई दरबार में डाला गया है। और फिर कवि भी होते हैं, कवि भी लिख सकते हैं तवारीख। कवि आप जानते हैं वो भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। दरबारी भी हो सकते हैं, जो दरबार के अंदर, राजा के दरबार के अंदर एक उच्चतम प्रणाली पर, एक उच्चतम पद पर हैं, वो लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सब सिर्फ और सिर्फ तवारीख और तारीख नहीं लिखते थे, बल्कि ये लोग जो राजा होता था, यानी कि जो सुल्तान होता था, उसको सलाह भी देते थे, उसके सलाहकार की तरह भी काम करते थे, ठीक है। तो भाई तवारीख ही कुछ इस तरीके से दिखती है। इसमें तस्वीरें भी होती थी थोड़ा बहुत, और इसमें फारसी में लिखा जाता था। फारसी देखिए कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, उर्दू से काफी अलग ये एक भाषा है, ठीक है। और तवारीख के लेखक मैं फिर से आपको बता देती हूँ, कवि होते थे, सचिव होते थे, जो प्रशासन के सचिव होते हैं वो होते थे। भाई मुझे सब कह रहे थे सस्ता मार्कर है मैम का, तो भाई मैम ने मार्कर चेंज कर दिया, मैकबुक वाला मार्कर है, महंगी पाची, मजाक कर रहे हैं, नया मार्कर है बस, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे प्रशासक लिखा ही हुआ था, कवि भी लिखा ही हुआ था, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दरबारी भी थे, ठीक है। तो भाई ये सारे लोग क्या करते थे? तवारीखी और तारीख को लिखा करते थे। अरे गरे लोग नहीं लिख सकते थे, बहुत ज़्यादा मान्यता लेने वाले लोग या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पद पे रहने वाले लोग ही लिख सकते थे और पढ़े लिखे। तवारीख लेखक शहरों यानी कि दिल्ली में रहते थे, कोई गांव में नहीं रहता था। ये लोग बड़े बड़े नामचीन व्यक्ति होते थे, इसलिए गांव में नहीं रहते थे, दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहते थे। बदले में पुरस्कार पाने के लिए सुल्तान के लिए इतिहास लेखक काम करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखने का काम करते थे। यहाँ पे वो आएगा, यहाँ पे थोड़ी जगह आएगी, वो एक साथ लग गया है तो उसके लिए माफ करिएगा दोस्तों, माफी तो दे देते आप मुझे। तो फिर हाँ, अरे ये मैम भी ना मजे लेने लग जाती है, हंसी मजाक करने लग जाती है भाई। हाँ, कहाँ थे भाई हम लोग थे कि शहरों में रहते थे वो लोग, गांव में नहीं रहते थे। साथ ही साथ वो लोग ना, आप कह सकते हो, चापलूसी बहुत करते थे। ये भाई आप ऐसे हो, मतलब उनका जो दस्तावेज वो लिखते थे ना शासकों के ऊपर, वो इतनी भाई उसमें इतनी ज्यादा उनकी तारीफ कर दे रहा है, इतना ज्यादा बढ़िया बढ़िया लिख देते थे कि भाई राजा जैसे ही पढ़ता था, पढ़ के उसको बहुत अच्छा भाई इनाम दे देते थे, बहुत बड़े बड़े पुरस्कार दे देते थे इन लोगों को, ठीक है। तो 1236 की अब बात हो रही है। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान बनी, और मिनाज सराज ने कहा कि वह अपने भाइयों से ज्यादा सक्षम है। यहाँ पे भाई मुद्दा ये आता है कि पहले के सदी में, अभी तो देखिए औरतें काफी ज्यादा विस्तृत मात्रा से उन्नति कर बैठी हैं, लेकिन पहले के सदी में औरतों को इतना ज्यादा मानचीन नहीं माना जाता था, उनको महत्वपूर्णता नहीं दी जाती थी। वो ये सोचते थे कि आप घर में रहिए, महल में रहिए, खान पान करिए, हुक्का गाड़िए, हुक्का गुड़गुड़ाइए, बस आपको जो आपको करना है वो आप सब करिए, लेकिन सुल्तान बनने का इरादा मत रखिए। लेकिन उनमें से एक बहुत बड़ी कह सकते हैं बहुत ज्यादा बहादुर एक लड़की निकली, जो थी इल्तुतमिश की बेटी। 1236 में वो सुल्तान बनी थी। वहां पे उनको नाम भी दिया जाता है रजिया सुल्तान। इसके ऊपर तो एक सीरियल भी बना था, शायद बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा दोस्तों, तो वह सीरियल भी बहुत अच्छा बना था। उस वक्त पे एक कवि थे मिनाज सराज,
ठीक है। इन्होंने भी कहा उस वक्त पे अगर कोई व्यक्ति कह रहा है एक औरत के बारे में पक्ष लेके कि भाई तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम भाई बनना चाहिए, बहुत बड़ी बात होती थी भाई। और मिनाज सराज जैसे बड़े कवि तो भाई फिर तो अच्छा खासा पलड़ा भारी हो जाता है। तो भाई मिनाज सराज ने यही बोला तुम अपने सारे भाइयों से काफी ज्यादा सक्षम हो, बहुत ज्यादा अच्छी हो, पराक्रमी हो, ठीक है। लेकिन थे तो ये भी उस वक्त पे मर्दी, तो इन्होंने भी अपना बाद में इन्होंने गिरगिट कर रंग बदल ही दिया। उसे 1240 में रईसों के रूप में सिंहासन से हटा दिया गया था और सिराज एक शासक के रूप में एक लड़की को सिंहासन पर पाकर खुश नहीं थे। तो भाई इन्होंने बोला था भाई मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, सेवा, तुम बहुत सेवा करती हो लोगों की, तुम लोगों को बहुत खुश रखोगी, तुम पराक्रमी हो, सक्षम हो, तलवारबाजी में हर चीज़ में अच्छी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें शासक बना दिया जाए। भाई 1240 यानी कि 4 साल वो रही वो गद्दी पर और फिर उन्हें हटा दिया गया क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लोग एक तरीके से बुरा भला कह रहे थे। तो भाई कौन ही टिकता, तो उन्हें हटा दिया गया था। ये रज़िया सुल्तान सीरियल वाली रज़िया सुल्तान डाला है, अभी आप पढ़ते जाइए पार्ट, इसमें मैंने उनका जो उनकी असली एक तस्वीर है वो भी मैंने डाली है। तो रज़िया सुल्तान में ये बताना चाहती है कि रज़िया सुल्तान करके एक सीरियल भी आया था, अगर आपको वो कहीं पे भी यूट्यूब इन सब पे मिले तो जाके ज़रूर देखना, इससे आपको पता चल जाएगा रज़िया सुल्तान कैसी शख्स थी। मिनाज सराज, ये मिनाज सराज हैं, इन्होंने ही मना किया था कि भाई ये नहीं बैठ सकती है, भले कितनी भी अच्छी हो पर ये नहीं बैठ सकती है। हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे मर्दों को अभी भी उच्चतम स्थान दिया जाता है और औरत उसकी हमेशा पीछे रहती है। तो ये चीज़ उस वक्त पे चलता था, आज के वक्त पे नहीं चल रहा है, पहले के वक्त पे थोड़ा बहुत ये था, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमारा विषय खत्म होता है। इसके बाद वाला जो विषय आएगा वो आप जानते ही हैं, दिल्ली सल्तनत का विस्तार, गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। तो भाई ये हम दूसरे पार्ट में दूसरे विषय में, दूसरे वीडियो में करेंगे, ठीक है। कंफ्यूज ही आ गए हम, क्या बताएं आपको, ठीक है। तो भाई बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। मैं आपके हमेशा साथ हूँ, कोई भी दिक्कत हो भाई कमेंट बॉक्स में बताना। और भाई मिलते हैं फिर से, थोड़ा चाय पानी थोड़ा करके आइए, खाना पीना करके आइए, पेट वेट में भूख सबको लग गई होगी, बढ़िया से खा पी के विषय में मिलते हैं, ठीक है। अपना ध्यान जरूर रखना, टेक केयर एंड बाय बाय।